Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 41, Conditional Sentences. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 42 और आज के सबक में हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। ओके, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे कल हमने क्या पढ़ा था उसको हम देखेंगे। और हमारी जो कल गुफ्तगू हुई थी वो गुफ्तगू ये थी कि जुमलों में ताकीद कैसे पैदा करें। तो उसके लिए मैंने कुछ कलिमात आपको बताए थे, जिसमें से पहला है दहक। इसका इस्तेमाल करते हैं जुमले में ताकीद पैदा करने के लिए, जैसे कि इसका इस्तेमाल आप गुस्से का इजहार करना चाहते हैं या ताज्जुब का इजहार करना चाहते हैं या जुमले में मुतलक तौर पर आप जोर डालना चाहते हैं, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो वर्ड मैंने बताया था वो था द डेविल। इसका इस्तेमाल भी हम जुमले में ताकीद पैदा करने के लिए करते हैं, ख़ास तौर पर मुतलक तौर पर अगर हम कोई बात कर रहे हों और उसमें ताकीद पैदा करना चाहें तो हम द डेविल का इस्तेमाल करते हैं। हमारा तीसरा जो वर्ड था वो था ऑन द अर्थ। इसका इस्तेमाल भी हम सवालिया जुमले में ताज्जुब का इजहार करने के लिए या मुतलक तौर पर जुमले में ताकीद पैदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने पढ़ा था इन द वर्ल्ड। इसका इस्तेमाल हम ताकीद पैदा करने के लिए करते हैं। हमारा अगला जो जुमला था वो था हेल, और मैंने बताया था हेल के बारे में कि बहुत ज़्यादा जब आप गुस्सा हो तो उस वक्त इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला जुमला था वेरी। वेरी का इस्तेमाल मैंने बताया था आमतौर पर या ख़ास तौर पर इसम के साथ किया जाता है ही का माना अदा करने के लिए। आगे जो हमने पढ़ा था वो था ओनली। ओनली का इस्तेमाल हम खुद पहले से जानते हैं, सिर्फ का माना अदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारा जो अगला वर्ड था वो था बाय द वे। बाय द वे का इस्तेमाल हम कब करते हैं इसके बारे में मैंने बताया था कि जब हम बात कर रहे होते हैं और हम कोई दूसरी बात करना चाहते हैं, कोई नया मौजूद छेड़ना चाहते हैं, तो उसको बतलाने के लिए हम बाय द वे का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा अगला वर्ड था टॉक या स्पीक ऑफ द डेविल। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो सामने इंसान आ जाता है बात के दौरान, जिसे हम उर्दू में कहते हैं देखो नाम लेते ही शैतान हाजिर हो गया। तो उसके लिए अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल। ओके, हमारा अगला जो वर्ड था वो था देयर देयर नाउ नाउ। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम किसी को तसल्ली दे रहे हो कि कोई शख्स परेशान हो, बहुत ज़्यादा घबराए हुआ लग रहा हो, किसी परेशानी में हो, तो उसको हम तसल्ली देने के लिए उर्दू बोलते हैं अरे ठीक है यार घबराओ मत। अरे तो अरे का जो माना आप निकालने हैं उसके लिए आप देयर देयर नाउ नाउ का इस्तेमाल करेंगे। हमारा अगला जो वर्ड था या एज अ फ्रेज था वो था व्हाट इज कॉल या व्हाट्स हिज नेम या योर नेम या व्हाट डू यू से या कॉल इन योर लैंग्वेज। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब बात कर रहे होते हैं, बीच में हम भूल जाते हैं उसका नाम या क्या चीज़ थी, तो उसके लिए हम उर्दू में बोलते हैं अरे क्या नाम है यार उसका, अरे क्या कहते हैं उसको। तो ये जो आप उर्दू बोल रहे हैं यही माना अदा करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो अगला वर्ड था वो था वेल। वेल का इस्तेमाल कब करते हैं? वेल का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं और हमारी बात कुछ और होती है, लेकिन बात करते करते हम कहीं और निकल जाते हैं, यानी हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, फिर दोबारा हम अपने मौजू पे वापस आना चाहते हैं, तो उर्दू में बोलते हैं हाँ हम ये कह रहे थे या हाँ तो मैं ये कह रहा था। ठीक है, तो यही माना अदा करने के लिए हम अंग्रेजी में वेल का इस्तेमाल करते हैं। ओके,
ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क किया होगा और इंशाल्लाह आप हमारे साथ उसको मैच करेंगे। एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर होमवर्क किया करें, वरना फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है मेरे लेसन्स देख करके या मेरे लेसन पढ़ के। ओके, तो आप ज़रूर होमवर्क करें, आप कोर्स को देखें, उसको पढ़ें और होमवर्क करें, तभी आपको फ़ायदा होगा। ओके, तो हमारा पहला जुमला जो था, हमारा पहला जुमला इसमें जो है वो है वाई द हेल आर यू नॉट गोइंग फ्रॉम हेयर। ये जुमला आप गुस्से में कह रहे हैं क्योंकि लफ्ज़ हेल बता रहा है कि आप गुस्से में, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो भला। ओके, हमारा अगला जुमला है आई कॉल्ड यू यस्टरडे। इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे मैंने तुम्हें कल ही फ़ोन किया था। यहाँ पर कॉल का मतलब गिव द फोन, फ़ोन करने के माने में। बुलाना का माना अगर आपने कर लिया, मैंने तुम्हें कल ही बुलाया था, तो भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि कॉल के माने फ़ोन करना भी होता, बुलाना भी होता। तो अगर कोई ऐसी बात है कि मैंने आपको कल ही बुलाया था, तो भी ठीक है। ओके, हमारा अगला जो जुमला है वो है व्हाट ऑन द अर्थ आर यू डूइंग इन माई रूम। इसको आप कैसे कहेंगे उर्दू में? उर्दू में कहेंगे आप तुम मेरे में कर क्या रहे हो, तुम मेरे कमरे में कर क्या रहे हो भला। आप भला भी जोड़ सकते हैं। ओके, हमारा अगला जुमला था वाई द हेक आर यू कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन। इसको हम उर्दू में कैसे कहेंगे? उर्दू में हम कहेंगे तुम मुझे बार बार बुला क्यों रहे हो भला, या तुम मुझे बार बार क्यों बुला रहे हो भला। अगर यहाँ पे आपने फ़ोन का मना कर दिया तब भी ठीक है कि तुम मुझे बार बार क्यों फ़ोन कर रहे हो भला। ओके, जिस तरह से भी आप ताकीद पैदा करना है उर्दू में कर सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला जुमला है वाई द डेविल जावेद इज सेंडिंग मी द रील्स ऑन इंस्टाग्राम अगेन एंड अगेन। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे जावेद मुझे इंस्टाग्राम पर बार बार रील्स आखिर भेज क्यों रहा है। या अपने आखिर के ज़रिए ताकीद पैदा कर दी है। यहाँ भला भी नहीं है और कुछ ऐसा नहीं, बल्कि आखिर भेज क्यों रहा है। तो यहाँ आप आखिर का इजाफा करके आपने ये माना दिया द डेविल का। ओके, तो जावेद मुझे इंस्टाग्राम पर बार बार रील्स आखिर भेज क्यों रहा है, यानी आप परेशान हो गए हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस डाल रहा है अपने मोबाइल के ज़रिए आपको रील भेज करके, जो भी रीज़न हो। ठीक है, हमारा अगला जुमला है हु इन द वर्ल्ड इज टीजिंग यू। इसको आप कैसे कहेंगे उर्दू में? उर्दू में हम कहेंगे तुम्हें तंग कौन कर रहा है, या आप कह सकते हैं कौन तुम्हें तंग कर रहा है भला। आप यहाँ पर भला भी ला सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें तंग कौन कर रहा है, ये गरचे इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो बतलाए कि इसमें ताकीद पैदा कर रहे हैं, लेकिन आपका लहजा बताएगा कि आप ताकीद पैदा कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर कोई लफ्ज़ जोड़ना चाहें, ऐड करना चाहें, तो आप जोड़ सकते हैं। आप कह सकते हैं तुम्हें तंग कौन कर रहा है भला, या भला तुम्हें तंग कौन कर रहा है, या भला कौन तुम्हें तंग कर रहा है। इसको आप आगे पीछे भी ला करके जोड़ सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। ओके, हमारा अगला जो जुमला है वो है वेयर इज योर अंकल व्हाट्स हिज नेम हु वर्क्स फॉर लिंगो सर्वर एज इंग्लिश ट्यूटर। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आपके चचा कहाँ हैं। अरे क्या नाम है उनका? अरे वही जो लिंगो सर्वर में बतौर इंग्लिश ट्यूटर काम करते हैं। तो यहाँ पर व्हाट्स हिज नेम का तर्जुमा किससे किया आपने? अरे क्या नाम है उनका। ठीक, दे वांट ओनली वन पिक्चर ऑफ यू। इसको आप उर्दू में कैसे कहेंगे? उर्दू में हम कहेंगे वो आपकी सिर्फ एक तस्वीर चाहते हैं, या आप कह सकते हैं उन्हें आपकी बस एक तस्वीर चाहिए। सिर्फ भी ला सकते हैं या बस भी ला सकते हैं। तो ये आप जो जुमला आप देख रहे हैं इसको आप दो तरीके से कह सकते हैं, वो आपकी सिर्फ एक तस्वीर चाहते हैं, या उन्हें आपकी बस एक तस्वीर चाहिए, या सिर्फ एक तस्वीर चाहिए। ओके, आप अगर और ताकीद पैदा करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं उन्हें आपकी बस एक तस्वीर ही चाहिए, उन्हें आपकी बस एक तस्वीर ही चाहिए, या एक ही तस्वीर चाहिए। आप अपने एतबार से इसको जोड़ देंगे ज़रूरत के एतबार से। ओके, हमारा अगला जुमला है वेयर इज अंसार नाउ डेज स्पीक द डेविल ही केम हियर। हम कहेंगे अंसार आजकल कहाँ है। अरे ये देखो, या अरे ये देखिए, नाम लेते ही शैतान हाजिर हो गया। ओके, हमारा अगला जुमला है नो नो, या नाउ नाउ, या डियर डियर, डू नॉट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह। इसको आप कैसे कहेंगे? अरे नहीं। अरे नहीं को आप नो नो भी कर सकते हैं, नाउ नाउ भी कर सकते हैं, डियर डियर भी कर सकते हैं। फिक्र ना करो, अल्लाह सब इंशाल्लाह सब ठीक होगा। एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। ओके, या इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमारा अगला जुमला है बाय द वे आई एम नॉट गोइंग टू कॉल हिम अगेन। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे खैर मैं उसे दोबारा फ़ोन नहीं करने वाला, खैर मैं उसे दोबारा फ़ोन नहीं करने वाला।
ओके, कोई और बात चल रही थी, आपने बीच में कोई और बात जोड़ दी तो आपने बाय द वे कर दिया। हमारा अगला जुमला है वेल लेट्स ईट समथिंग नाउ आई एम फीलिंग हंग्री। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे अच्छा अब कुछ खा पी लेते हैं। कोई बात चल रही थी फिर आप खाने पे आ गए। अच्छा अब कुछ खा पी लेते हैं, मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग हंग्री कैसे कहेंगे? मुझे भूख लग रही है। आप कह सकते हैं मुझे भूख महसूस हो रही है। इस तरह का कोई जुमला हम उर्दू में नहीं बोलते हैं, ठीक है। मुझे लग रही ही बोलते हैं। लगना, जैसे मुझे ठंडी लग रही है तो उसमें लगने में महसूस करने का माना है। मुझे ठंडी महसूस हो रही है, ठंडी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे भूख महसूस हो रही है, ये तर्जुमा अच्छा नहीं होगा, बल्कि मुझे भूख लग रही है। फीलिंग का तर्जुमा कैसे करेंगे? लगने से करेंगे। ओके, तो वेल लेट्स ईट समथिंग नाउ आई एम फीलिंग हंग्री कैसे कहेंगे आप? इसको आप कहेंगे अच्छा आप कुछ खा पी लेते हैं, मुझे भूख लग रही है। ओके गाइस, आगे चलते हैं और अब हम उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमा करेंगे, जिसमें से हमारा पहला जुमला है अरे बात क्यों नहीं कर रहे हो तुम मुझसे? क्या हो गया भाई, या क्या हो गया बहन? इसको आप कैसे कहेंगे? वाई द हेल आर यू नॉट टॉकिंग टू मी। हेल का आपने इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन आप नॉर्मली कह रहे हैं तो वाई द हेक भी आप कर सकते हैं, या वाई द डेविल भी आप कर सकते हैं। ओके, या वाई ऑन द अर्थ भी आप कर सकते हैं, ठीक। हुआ क्या है उसे आखिर, वो पढ़ क्यों नहीं रहा है? तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे व्हाट द हेक हैज हैपेंड टू हिम। हुआ क्या है उसे आखिर। व्हाट द हेक हैज हैपेंड टू हिम, हुआ क्या है उसे आखिर, वो पढ़ क्यों नहीं रहा। इसमें भी ताकीद, इसमें भी ताकीद। व्हाई द हेक इज ही नॉट रीडिंग, वो पढ़ क्यों नहीं रहा है। ओके, हमारा अगला जुमला है अरे अरे मत रो, तुम्हें इंसाफ मिलकर रहेगा। इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे नाउ नाउ डू नॉट क्राई, मत रो, या डू नॉट वीप भी आप कर सकते हैं। तुम्हें इंसाफ मिलकर रहेगा, यू विल गेट जस्टिस फॉर श्योर। तुम्हें इंसाफ मिलकर रहेगा, यू विल गेट जस्टिस फॉर श्योर। ये आपकी अंग्रेजी ताबीर, इसी तरह से आप कहेंगे, ठीक है। अगर हम इसके लफ्जी तर्जुमा करें यू विल गेट जस्टिस फॉर श्योर, तो हम कहेंगे कि तुम यकीनन जो है इंसाफ पाओगे। तो वही माना है कि तुम्हें इंसाफ मिलकर रहेगा। अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो कैसे कहेंगे? द जस्टिस विल बी फाउंड फॉर यू फॉर श्योर। तो इस तरह का कोई जुमला नहीं बोलते हैं, बट हम नॉर्मली कैसे बोल देते हैं, आसान तरीके से बोलेंगे यू विल गेट जस्टिस फॉर श्योर, मिलकर ही रहेगा। फॉर श्योर का मतलब ही के माने में, ठीक है, मिलकर रहेगा या मिलकर ही रहेगा। ओके, हमारा अगला जुमला था तुम्हारे उस्ताद, अरे क्या नाम है उनका, अरे जिन्होंने हमको अंग्रेजी सिखाई थी, उनको आज मैंने डुमरियागंज में देखा था। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे योर टीचर व्हाट हिज नेम हु टॉट यू इंग्लिश। आई एम सॉरी, यहाँ पर अस होगा, हु टॉट अस इंग्लिश, अस कर दीजिएगा। टुडे आई सा हिम इन डुमरियागंज, या एट भी आप कर सकते हैं ज़रूरत के एतबार से, ठीक। हमारा अगला जुमला है खैर अब कर ही क्या सकते हैं, ये होना ही था। आप कैसे कहेंगे? बाय द वे व्हाट ऑन द अर्थ कैन वी डू नाउ। अब कर ही क्या सकते हैं, व्हाट ऑन द अर्थ कैन वी डू नाउ, ये होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन, या इट वॉज टू हैपन। ओके, इट वॉज टू हैपन भी कर सकते हैं, या इट वॉज बाउंड टू हैपन, ये होना ही था, यानी हम इसको नहीं टाल सकते थे। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इन सबको मैच किया होगा। आगे चलते हैं, हमारे अगले जुमले हैं जनाब मुझे मेरे पैसे इसी हफ्ते को चाहिए, या इसी हफ्ते चाहिए, को के बजाय भी आप कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे मिस्टर आई नीड माई अमाउंट वेरी वीक, इसी हफ्ते चाहिए। ओके, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आज जामिया मिल्लिया का रिजल्ट आउट हुआ है या हो गया है, ठीक है। तो हम कैसे कहेंगे इसको? हम कहेंगे वेल आई वॉज टेलिंग दैट टुडे जामियाज रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। जामिया का रिजल्ट आउट हुआ, कैसे कहेंगे? जामियाज रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। द रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड का तर्जुमा करते हैं रिजल्ट आउट हो गया, तो यहाँ पर जामिया मिल्लिया का रिजल्ट आ गया, तो जामिया मिल्लिया या जामियाज रिजल्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। जामिया का मतलब जामिया मिल्लिया, चूंकि फेमस है जामिया ही के नाम से, तो इसलिए मैंने जामिया लिख दिया है। अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं जामिया मिल्लिया, तो आप जामिया मिल्लिया रिजल्ट, ओके, या रिजल्ट ऑफ जामिया मिल्लिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड। ओके, हमारा अगला जुमला है क्या इस कार की कीमत सिर्फ 4 लाख रुपए है। तो कहेंगे डज दिस कार कास्ट ओनली 4 लाख रुपीस। तो ओनली का तर्जुमा हम किसे करेंगे? सिर्फ से। ओके, हमारा अगला जुमला है यार आजकल रुकैया क्लास में नहीं दिख रही है, कहीं वो बीमार तो नहीं। ये लो नाम लेते ही शैतान हाजिर। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे ड्यूड
ड्यूड का मानो तो यार, बहुत जिगरा दोस्त, तो उसके लिए ड्यूड बोलते हैं। Nowadays रुकैया डज नॉट कम टू द क्लास। आजकल रुकैया क्लास में नहीं दिख रही है। किससे हमने किया? Nowadays रुकैया डज नॉट कम टू द क्लास। ये अच्छी ताबीर है अंग्रेजी की। अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें, क्या आजकल रुकैया क्लास नहीं दिख रही, तो किससे कहेंगे? आप कहेंगे रुकैया डज नॉट सीम या रुकैया डज नॉट अपीयर इन द क्लास। इस तरह का कोई जुमला नहीं बोला जाता है। नहीं, क्लास में आने का मतलब दिखना। इंसान क्लास में आ गया तब वो दिखेगा ना, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से किया है कि रुकैया डज नॉट कम टू द क्लास। अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो होगा कि रुकैया आजकल क्लास नहीं आती है। नहीं, आप नहीं देख रहे हैं तो नहीं आती है, वही माना हुआ। ठीक है, कहीं वो बीमार तो नहीं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इफ़ शी इज़ अनवेल। इसको जुमले में जोड़ने की वजह से हम इसको बोलेंगे इफ़ शी इज़ अनवेल, कहीं वो बीमार तो नहीं। कैसे बोलेंगे? इज़ शी अनवेल, कहीं वो बीमार तो नहीं। बीमार का मतलब सिक, लेकिन अनवेल का मतलब भी बीमार होना होता है। ओके, तो इसको हम इसी तरह से कहेंगे, अंग्रेजी की ताबीर है। उसके बाद है ये लो नाम लेती शैतान हाजिर। इसको आप कैसे कहेंगे? हम कहेंगे स्पीक टू द डेविल हियर शी केम या हियर शी इज। ये भी आप कर सकते हैं, केम के बजाय इज भी कर सकते हैं। ओके, हमारा अगला जुमला है अरे तुम जाओगे भला कब यहाँ से। दिमाग खराब करके रख दिया, बराए करम अब चले जाओ। तो बराए करम अब चले जाओ कोई बोलता नहीं है, हम बोलते प्लीज़ अब चले जाओ। लेकिन चूंकि प्लीज़ ये अंग्रेजी लफ्ज़ है, इसलिए मैंने यहाँ पर बराए करम लिख दिया है। ठीक है, बराए करम अब चले जाओ कोई नहीं बोलता है, प्लीज़ ही बोलता है कोई उर्दू में भी, लेकिन मैंने उर्दू का लिहाज करते हुए यहाँ पर लिख दिया है। तो आप इसको प्लीज़ के माने में भी ले सकते हैं। और सही कहूँ तो यहाँ पर अच्छा भी नहीं लग रहा है बराए करम अब चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर आप गुस्सा भी और बराए करम भी कह रहे हैं। ठीक है, तो बराए करम में थोड़ी सी नरमी पाई जाती है, मोहब्बत पाई जाती है, शफकत पाई जाती है। लेकिन मैंने यहाँ गुस्से में भी आप प्लीज़ ही बोलेंगे, यार दिमाग ख़राब कर दो, प्लीज़ अब चले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर वही माना है। लेकिन चूंकि जैसा कि मैंने बताया उर्दू का लिहाज करते हुए मैंने यहाँ पर बराए करम लिख दिया है। तो अरे तुम जाओगे भला कब यहाँ से, इसको कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? अंग्रेजी में हम कहेंगे व्हेन द हेल विल यू गो फ्रॉम हियर। बराए करम अब चले जाओ, प्लीज लीव नाउ। चले जाने के माने गो होता है, लेकिन लीव भी आप कर सकते हैं, प्लीज गो नाउ, गो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने गो लिख दिया तब भी आपका सही है, बट अच्छा जो तर्जुमा अंग्रेजी में होगा प्लीज लीव नाउ, यही अच्छा तर्जुमा माना जाएगा। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में। ओके, तो अरे तुम जाओगे कब भला कब यहाँ से, बराए करम अब चले जाओ, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? अंग्रेजी में हम कहेंगे व्हेन द हेल विल यू गो फ्रॉम हियर, प्लीज लीव नाउ या प्लीज गो नाउ। ओके ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज का सबक है कंडीशनल सेंटेंसेस। और आज के सबक में हम बात करेंगे किसके बारे में? आज के सबक में हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। तो कंडीशनल सेंटेंसेस किसे कहते हैं, उर्दू में इसका क्या माना होता है? तो कंडीशनल सेंटेंसेस को उर्दू में हम कहते हैं शर्तिया जुमले। ओके, और शर्तिया जुमले किसे कहते हैं? शर्तिया जुमले कहते हैं वो जुमले जिसमें किसी काम का होना दूसरे काम पर मुनहसिर हो। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें दो बातें होंगी। ठीक है, एक शर्त होगा, ठीक है, एक को हम क्या बोलेंगे? तो इससे क्या पता चला? इससे पता चल रहा है कि इसमें दो काम होंगे, एक काम होगा तब दूसरा होगा। इसकी तारीफ से ही पता चल रहा है। जैसे कि मिसाल दें आपको, तो अगर मैं दिल्ली आया तो आपसे ज़रूर मिलूंगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं दो काम हो रहा है, एक तो दिल्ली आना, दूसरा आपसे मिलना। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा काम है वो एक काम पे, दो काम हैं, दोनों में से एक काम जो है किसी एक पे मुनहसिर होगा। तो अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं तो आपका दिल्ली आने पे मुनहसिर, यानी आपका मिलना आपके दिल्ली जाने पे मुनहसिर है। मुनहसिर होने का मतलब है उसके बगैर नहीं हो सकता है, उसी पे डिपेंड है, आप कह सकते हैं। ओके, तो क्या पता चला कि इस जुमले में दो हिस्से होंगे। ठीक है, और दोनों हिस्सों का अपना अलग अलग नाम है। एक को हम बोलते हैं शर्त। शर्त किसे कहते हैं? जिस पर कोई काम मुनहसिर हो। जैसे कि अगर मैं दिल्ली आया, इस पर कोई काम मुनहसिर है, इसको हम शर्त का नाम देंगे। और दूसरे को बोलते हैं मशरूत। और मशरूत क्या है? जो काम होने वाला होगा, यानी जो काम होने वाला है, ठीक है, या जो काम होने वाला था किसी काम के होने पर, उसको हम मशरूत बोलते हैं। जैसे कि तो आपसे ज़रूर मिलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है? दो हिस्से हुए। पहले को शर्त, शर्त किसे कहेंगे? जिस पर कोई काम डिपेंड हो, मुनहसिर हो। और मशरूत किसे कहेंगे? कि शर्त के पाए जाने की सूरत में जो नतीजा है उसको हम मशरूत का नाम देते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिल्ली आपका जाना शर्त है और उसके नतीजे में क्या होगा? मिलना। तो उसको हम क्या नाम देंगे? मशरूत का नाम देंगे। ओके, अंग्रेजी जुबान में, उर्दू में तो कोई बात ही नहीं है, सब हम एक जैसे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अंग्रेजी जुबान में
शर्तिया जुमले 4 तरह से होते हैं और एक अपना इस्तेमाल है, तो इस चीज़ को हमें ध्यान से सीखना होगा। उर्दू में तो सब चलता है, लेकिन अंग्रेज़ी में इसके कुछ शराइत हैं, और ये कुल जो शर्तिया जुमले हैं अंग्रेज़ी में वो कुल 4 तरह के होते हैं। पहला जो है शर्तिया जुमला, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम 2 चीज़ों के लिए करते हैं। पहली चीज़ हकीकत बयानी के लिए, ठीक है, यानी कोई चीज़ हकीकत है, इनकार नहीं कर सकता कोई भी इंसान, उसको अगर आप बयान करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा जो शर्तिया जुमला का स्ट्रक्चर होगा वो होगा, सबसे पहले हम इफ़ कहेंगे या लिखेंगे या बोलेंगे, उसके बाद हम अपनी बात कहेंगे और हमारी बात प्रेजेंट टेंस में होगी। उसके बाद कॉमा लगाना नहीं भूलेंगे, मैंने यहाँ पर ख़ास तौर पर कॉमा लिख दिया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इफ़ कहेंगे, उसके बाद आपकी जो बात है उसको आप कहेंगे किसमें? प्रेजेंट में। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप मशरूत को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप, ये तो शर्त हो गया, ठीक है। उसके बाद मशरूत यानी नतीजा क्या होगा उसको आप लिखेंगे, और वो आपका नतीजा या आपकी बात वो भी प्रेजेंट टेंस में होगी। गोया कि पहला जो स्ट्रक्चर है वो ये है इफ़ प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट, और इसका जो इस्तेमाल होता है इस स्ट्रक्चर का 2 चीज़ों के लिए होता है। जिसमें पहली चीज़ क्या है? हकीकत बयानी के लिए। पहली चीज़ क्या? हकीकत बयान करना चाहते हैं आप, कोई हकीकत है उसको बताना चाहते हैं। जैसे कि आप हकीकत से देखें कि इफ़ यू पुट योर फिंगर इनटू द फायर इट बर्न्स इट, ठीक है। तो इसका क्या तर्जुमा करेंगे? इसका तर्जुमा करेंगे अगर आप अपनी उंगली आग के अंदर डालेंगे या डालें तो ये जल जाएगी या आग इसको जला देगी। इसका तर्जुमा हम कई सारे तरीके से कर सकते हैं अपने एतबार से, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप अपनी उंगली को आग के अंदर डालेंगे, यहाँ पर डालें और यहाँ पर डालेंगे, तो ये जल जाएगी यानी उंगली जल जाएगी या आग उसको जला देगी, ठीक है। तो एक हकीकत है कि अगर आप जो है उंगली को आग में डालेंगे तो जाहिर सी बात है उंगली जल जाएगी, आग जला देगी। तो ये एक हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो इसी हकीकत को बयान करने के लिए आप सबसे पहले इफ़ कहेंगे, उसके बाद आप शर्त को प्रेजेंट में लाएंगे, उसके बाद आप जो मशरूत यानी आप जो नतीजा क्या होगा उसको भी प्रेजेंट में लाएंगे। यहाँ पर मैंने कॉमा कहा, स्पीकिंग में तो कॉमा होगा नहीं, बट रिटन में ज़रूरी होगा। स्पीकिंग में तो चल जाएगा, जाहिर सी बात है, कोई नहीं बोलता इफ़ यू पुट योर फिंगर इनटू द फायर कॉमा इट बर्न्स इट, ऐसा तो कोई नहीं बोलता, डायरेक्टली बोल देता है। लेकिन लिखने में आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो जो स्ट्रक्चर है ये है प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट। इसका इस्तेमाल हम 2 चीज़ों के लिए करते हैं, जिसमें से पहला हकीकत बयान करने के लिए। तो जब भी आप कोई हकीकत बयानी करेंगे तो आप यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। इस स्ट्रक्चर का दूसरा इस्तेमाल हम करते हैं साइंस से मुतालिक हकीकत बयान करने के लिए। साइंस की जो बातें होती हैं, ठीक है, उसको बयान करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वही चीज़ है इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस कॉमा प्लस प्रेजेंट टेंस। जैसे कि आप कहें इफ़ यू स्विच ऑन द फैन इट स्टार्ट्स मूविंग, इफ़ यू स्विच ऑन द फैन इट स्टार्ट्स मूविंग। इसको आप कैसे कहेंगे? अगर आप पंखे का बटन चला दे तो पंखा हरकत करना शुरू कर देगा, या पंखा चलने लगेगा, पंखा चलने लगा भी आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आप पंखे का बटन चला देंगे या चला दें तो ये हरकत करने लगेगा, या हरकत करना शुरू कर देगा, ये चलना शुरू कर देगा, जो भी आप ताबीर लाना चाहे उर्दू में ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है आपका स्विच ऑन यानी आपका बटन दबाना, ये साइंस से मुतालिक है, यानी साइंस से इस तरह से इसको बनाया हुआ है, इस तरह से इसको क्रिएट किया हुआ कि बटन दबाने पर ही पंखा चलता है। तो एक हकीकत है कि आप बटन जब ऑन करेंगे तो कोई भी चीज़ हो, पंखा हो, मोबाइल हो, कोई भी चीज़ हो, मशीन हो, तो वो बटन दबाने पर ही वो चीज़ चलेगी। तो इस तरह की चीज़ को, यानी जिसका ताल्लुक हकीकत से हो, दुनियावी हकीकत जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, या जिसका ताल्लुक साइंस से हो, उसूल ज़वाबित से हो साइंस के, तो उस तरह के जुमलों को कहने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होगा, पहले हम इफ़ कहेंगे, उसके बाद हम अपनी बात प्रेजेंट में कहेंगे यानी शर्त को, और अगर लिख रहे हैं तो कॉमा लगा देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। और उसके बाद हमारा जो मशरूत होगा, जो नतीजा निकल कर आएगा, उसको भी हम प्रेजेंट टेंस में कहेंगे। तो ये पहला शर्तिया जुमला हुआ अंग्रेज़ी में। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरे शर्तिया जुमले की। दूसरा शर्तिया जुमला कब इस्तेमाल करते हैं? दूसरे शर्तिया जुमले का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब किसी काम का इरादा रखते हो और काम अभी हुआ ना हो, उसमें किसी काम का होना दूसरे काम के होने पर ही मुनहसर हो। यानी हम जो मुस्तकबिल में कोई काम करने वाले होते हैं, किसी काम के होने का इम्कान होता है, हमने यानी जिसको हमने किया नहीं है, उसको अगर हम बतलाना चाहते हैं या उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो हम इंग्लिश ज़ुबान के दूसरे शर्तिया स्ट्रक्चर या खाके का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वो स्ट्रक्चर क्या है? वो आपका स्ट्रक्चर है, आप सबसे पहले इफ़ कहेंगे, उसके बाद प्रेजेंट टेंस कहेंगे, अगर आप लिख रहे हैं तो कॉमा लगाएंगे, स्पीकिंग में नहीं कुछ होगा, उसके बाद आपकी बात फ्यूचर में होगी,
इससे पहले आपने जो पढ़ा है वो है प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट के बाद फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही फ्यूचर होगा इसका मतलब ये है कि आप कोई ऐसी बात कहने जा रहे हैं जो अभी वो काम हुआ नहीं है या बात अभी हुई नहीं है बल्कि होगी, ये इम्कान है होने का। ऐसा भी नहीं कि होना ज़रूरी हो, ठीक है, लेकिन इम्कान है, यानी वो काम अभी हुआ नहीं है, उसको बतलाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहें इफ़ यू गिव मी 10,000 रुपीज़ आई विल बाय अ न्यू मोबाइल फॉर यू, ठीक है। तो आप इसको कैसे कहेंगे उर्दू में? अगर तुम मुझे 10,000 रुपये दो तो मैं तुम्हारे लिए नया मोबाइल ख़रीदूंगा। अगर तुम मुझे 10,000 रुपये दो तो मैं तुम्हारे लिए नया मोबाइल ख़रीदूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी काम हुआ नहीं है। आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर तुमने मुझे 10,000 रुपये दिए तो मैं तुम्हारे लिए नया मोबाइल ख़रीदूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अभी आपका काम नहीं हुआ, बल्कि आप देंगे तब मैं मोबाइल ख़रीदूंगा। वही कह रहा है काम हुआ नहीं है बल्कि होना है, और ये जो होगा आपका मशरूत जब आप देंगे तभी होगा। और मैंने क्या कहा, ज़रूरी नहीं है कि ख़रीदे वो, ज़रूरी नहीं कि अगर आप शर्त पाई गई यानी आपने दे दिया तो वो ख़रीद ही दे, बल्कि चांसेस हैं, हो सकता है मैं अपनी बात से मुकर जाऊं, लेकिन फिर भी एक ऐसी बात है जो फ्यूचर में होने वाली है, एक ऐसा काम है जो मुस्तकबिल में होने वाला है, उसको बतलाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो शर्तिया जुमले में है और वो अभी काम या वो बात अभी हुई नहीं है, वाकई नहीं हुई है, तो उसको बतलाने के लिए आप सबसे पहले इफ़ कहेंगे, उसके बाद प्रेजेंट टेंस कहेंगे, उसके बाद आप अगला अपना सेंटेंस बोलेंगे यानी मशरूत नतीजा, लेकिन उसको आप फ्यूचर में कहेंगे। आप उसको प्रेजेंट में नहीं कह सकते। अगर आपने दोनों को प्रेजेंट में कर दिया तो गोया कि आप हकीकत बयान कर रहे हैं कोई, या आप साइंस से मुतालिक कोई बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ओके। और इस तरह इफ़ यू गिव मी 10,000 रुपीज़, उर्दू में हम इसको कई सारे तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर आप मुझे 10,000 रुपये देते हैं, ठीक है, इफ़ यू गिव मी, अगर आप मुझे 10,000 रुपये देते हैं, इस तरह भी हम इसका तर्जुमा कर सकते हैं। इसका तर्जुमा हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं अगर आप मुझे 10,000 रुपये दे देते हैं, देते हैं या दे देते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपने मुझे 10,000 रुपये दिए। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप मुझे 10,000 रुपये देंगे, फ्यूचर में भी ला सकते हैं। तो उर्दू को अपनी ताबीर है। और एक बात ये भी है कि उर्दू में सब चलता है, किसी भी तरीके को आप किसी भी माने में इस्तेमाल कर लें, साइंस से मुतालिक बात कर लें या हकीकत से मुतालिक बात कर लें, या कोई ऐसा काम जो मुस्तकबिल में होने वाला है उससे मुतालिक आप बात कर लें, सब में कोई इसका कोई रूल नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ी में रूल है। वो रूल क्या है कि 4 तरह से ही आप जुमले बना सकते हैं शर्तिया को, ठीक है। और हर एक खाके का अपना माना है, उसका अपना सियाक है, यानी हम हर स्ट्रक्चर को हर किसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को आपको यहाँ पर देखना है। उर्दू में सब चल गया, ठीक है, जो भी आप बोल रहे हैं सबका यही स्ट्रक्चर होगा, इफ़ यू गिव मी, इफ़ यू गिव मी, इफ़ यू गिव मी। लेकिन अंग्रेज़ी में अपना एक स्ट्रक्चर है। तो इफ़ यू गिव मी गर्चे प्रेजेंट में है, लेकिन इसको हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं। इसका तर्जुमा देंगे, या प्रेजेंट में भी अगर आप मुझे देते हैं, या अगर मुझे आपने दिया, ठीक है। तो गोया की जो शर्त है इसको हम तीनों ज़बानों में उर्दू में कर सकते हैं। अगर आप मुझे दे देते हैं, या अगर आप मुझे देंगे, या अगर आपने मुझे दिया, ठीक है। तो गोया कि उर्दू में कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी में है, ठीक है। आपका पहला जुमला फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। लाजिम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही में हो, और बाकी जो आपका रिजल्ट आएगा वो फ्यूचर में हो। उर्दू में आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका इफ़ यू गिव मी का तर्जुमा तीनों ज़बानों में कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के एतबार से। ये इजाफी चीज़ थी जिसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ताकि अगर आप तर्जुमा करें या आपसे कोई जुमला बनाना चाहते इस तरह का, तो आप उसमें परेशानी का शिकार ना हो। ओके, आगे हम कहेंगे अगर आपने मुझे 10,000 रुपये दिए, इसको हम प्रेजेंट टेंस ही में बनाएंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आपने मुझे 10,000 रुपये दिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको जो जुमला है देखने में क्या लग रहा है। अगर आपने मुझे 10,000 रुपये दिए, लफ्ज़ दिए से क्या पता चल रहा है? लफ्ज़ दिए से पता चल रहा है, लफ्ज़ दिए से क्या पता चल रहा है? लफ्ज़ दिए से पता चल रहा है कि ये पास्ट का है, ओके। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम अपनी बात को अंग्रेज़ी में प्रेजेंट टेंस में कहें, यानी गोया कि हमारा जो शर्तिया जुमला होगा, यानी जिस जुमले में शर्त, जुमले के जिस हिस्से में शर्त पाई जाएगी, उसको हम प्रेजेंट टेंस ही में कहेंगे। वो आपका किसी भी ज़माने में हो, फ्यूचर में हो, उर्दू में या माजी में हो या मुस्तकबिल में हो,
उर्दू में किसी भी ज़माने में हो, हम इंग्लिश में उसको प्रेजेंट ही में कहेंगे, ठीक है, हम उसको माजी में नहीं कहेंगे। ओके, जैसे कि हम कहेंगे इफ़ आई एम नॉट इनवाइटेड इन हिज वलीमा आई विल नॉट गो, ठीक है, इफ़ आई एम नॉट इनवाइटेड इन हिज वलीमा आई विल नॉट गो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो जुमला है प्रेजेंट में है और ये आपका पास्ट में है। इसका तर्जुमा आप कर सकते हैं कि अगर मुझे वलीमे में नहीं बुलाया जाता है, अब इसको कह सकते हैं अगर मुझे वलीमे में नहीं बुलाया गया। अब इसको कह सकते हैं अगर मैं वलीमे में नहीं बुलाया जाऊंगा या मेरी दावत नहीं होगी। तो उर्दू में आप तीनों ज़बानों में इसका तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन लाजिम है कि इस तरह का माना देने के लिए आप इसको प्रेजेंट ही में लाएं। अगर आप इसको देखते हुए पास्ट में ले आते हैं, अगर इसको देखते हुए आप इसको पास्ट में ले आते हैं तो आपका जुमला गलत हो जाएगा माने के लिहाज से। ओके, अगर आप इसको रुपए दिए इसको देखते हुए अगर आप इस जुमले को पास्ट में ले आते हैं, इफ़ यू गेव मी, मान लीजिए मिसाल के तौर पर ये आपने कह दिया इफ आई वॉज इनवाइटेड इन हिज वलीमा, तो इसका जो माना होगा वो दूसरा माना निकल कर आएगा जिसको हम अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो हमारा जो शर्तिया जुमला होगा लाजिम है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही में हो, अगर चाहिए पास्ट में है या फ्यूचर में है या प्रेजेंट में। ओके, तो यहाँ पर आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं अगर मुझे वलीमे की दावत नहीं दी गई तो मैं नहीं जाऊँगा, ये भी आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। अगर मुझे वलीमे की दावत नहीं दी जाती है तो मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। और एक बात जो मैंने इससे पहले बताया कि जो स्ट्रक्चर है इसमें होने का इम्कान पाया जाता है, ज़रूरी नहीं कि शर्त पाई जाए तो मशरूत यानी काम भी होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको, ठीक है। जो स्ट्रक्चर मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, किसी काम का होना किसी काम के होने पे तय हो, मुनहसिर हो, यानी शर्त पाई जाएगी तब ये काम होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि शर्त पाई जाए ये काम हो जाए तो ये भी हो, जैसा कि मैं शुरू में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो अगर मिसाल लें आपकी, जैसे कि इफ़ यू डू योर प्रिपरेशन फॉर यूजीसी फ्रॉम नाउ, आप किसी को समझा रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि इफ़ यू डू योर प्रिपरेशन फॉर यूजीसी फ्रॉम नाउ, कि अगर आप यूजीसी की तैयारी अभी से शुरू कर दें या अभी से करते हैं, यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100, तो आपको 100 में से 100 मिलेंगे। तो ये एक ऐसी बात है जो अभी हुई नहीं है, इसका इम्कान है होने का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने तैयारी कर ली अभी से तो आपके 100 में से 100 आए, बल्कि एक इम्कान पाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि इसमें इस स्ट्रक्चर में काम नहीं हुआ होता है बल्कि इम्कान पाया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपने मुझे 10,000 रुपये दे दिए तो मैं मोबाइल ख़रीदूँगा आपके लिए, तो मैंने वहाँ पर आपसे कहा भी था कि अगर आप मुझे 10,000 दे देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ख़रीद के दूँ, हो सकता है मैं लेके भाग जाऊँ, लेकिन फिर भी इम्कान है ना, ठीक है। और मोबाइल मेरा ख़रीदना आपके 10,000 देने पे ही मुनहसिर है। तो इसलिए इस तरह के जुमले बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम इफ़ कहेंगे, उसके बाद हमारी बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, प्रेजेंट टेंस में होगी, और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट होगा वो फ्यूचर में होगा। और ये एक ऐसा जुमला है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आप अभी से जहन में बिठा लें। बाकी साइंस वाली बात ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा इस्तेमाल करें, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि अगर तुमने मुझे फिर से कॉल किया तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, अगर तुमने मुझे फिर से बुलाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, अगर तुमने जो है मेरा मोबाइल अभी नहीं दिया तो मैं शिकायत कर दूंगा। मतलब देखिए कितना हम इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इस चीज़ को अभी से आप जहन में बिठा लें। वैसे बिठाने की चीज़ें सारे स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आम है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में है। ओके, तो ये सारी बातें उम्मीद करता हूँ कि ये बारीक बीनी भी आपको समझ में आई होगी। जो दिक्कत मैंने आपको बताई है, जो बारीकी बताई है, इसको आप जहन में रखते हुए सब याद करेंगे। ओके, हमारा अगला जो स्ट्रक्चर है अंग्रेजी में शर्तिया जुमले कहने का, वो है तीसरा। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल या इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम कोई ऐसी बात कर रहे हो जो ख्याली हो, जिसका होना मुमकिन ना हो। इससे पहले मैंने क्या बताया कि किसी काम के होने का इम्कान हो तो उसका ये स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है तीसरा, इसमें मुमकिन ही नहीं है कि काम हो, लेकिन एक ख्याल आप पैदा कर रहे हैं अपने जहन में, तो उसको बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हम इफ़ कहेंगे, उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट में अपनी बात कहेंगे। इससे पहले क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था।
वहां पर मैंने कहा था आप इसको पास्ट में कहेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में कहेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आपका जुमला होगा सब्जेक्ट यानी सेंटेंस होगा, और सेंटेंस में यहाँ पर आपका जो होगा वो मॉडल होगा। मॉडल मतलब आप यहाँ पर विल नहीं ला सकते, यहाँ पर आप विल नहीं ला सकते, बल्कि जब आपका जुमला पास्ट में आ जाएगा तो यहाँ पर उड आ सकता है, उड मॉडल में है, ठीक है। जैसे कि आप कुड ला सकते हैं, शुड ला सकते हैं, उड ला सकते हैं, माइट ला सकते हैं, यहाँ पर आप विल नहीं ला सकते। तो गोया कि इस स्ट्रक्चर में आपका जुमला पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट में होगा, दूसरा ऐसा जुमला होगा जिसमें मॉडल में से किसी एक का होना जरूरी है। ये कोई सिंपल सेंटेंस में से कोई जुमला नहीं हो सकता है, बल्कि जरूरी है कि उसमें मॉडल वाला ही जुमला हो। ओके, तो ये आपका तीसरा स्ट्रक्चर है। जैसे कि इफ ही केम टू मीट मी आई वुड नॉट टॉक, इसका तर्जुमा कैसे करेंगे आप? अगर वो मुझसे मिलने आया तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। एक मिसाल और लें, इफ आई वॉज इन्वाइटेड इन हिज पार्टी या टू हिज पार्टी आई वुड नॉट गो, इसको आप कैसे कहेंगे? अगर उसने मुझे अपनी पार्टी में बुलाया तो मैं नहीं जाऊंगा। बज़ाहिर अगर आप देखें तो कोई फर्क नहीं है, अगर आप इसको कह दें अगर वो मुझसे मिलने आया तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, आप इसको कह सकते हैं इफ ही कम्स टू मीट मी आई विल नॉट टॉक, अगर उसने मुझे पार्टी में बुलाया तो मैं नहीं जाऊंगा, आप इसको कह सकते हैं इफ आई एम इन्वाइटेड इन द पार्टी, प्रेजेंट में भी कह सकते हैं आप आई विल नॉट गो, जो इससे पहले आपने पढ़ा था प्रेजेंट प्लस फ्यूचर। लेकिन ये फ़र्क क्या है इस स्ट्रक्चर में? ये जो जुमला है इसमें बहुत बड़ी बारीक बीनी है। वो बारीक बीनी ये है कि एक ऐसी बात आप कह रहे हैं जिसका होना तय ही नहीं, यानी कि उसका आना मुमकिन ही नहीं है। कि इफ़ ही केम टू मीट मी, अगर वो मुझसे मिलने आया, आप कह तो रहे हैं लेकिन उसका आना मुमकिन ही नहीं है, वो आएगा ही नहीं आपके पास। इसी तरह से अगर उसने मुझे अपनी पार्टी में बुलाया, यानी आप ये एक उम्मीद बतला रहे हैं, यानी एक आप ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि अगर उसने मुझे बुलाया। इसकी वजह यह कि आपके साथ कुछ ऐसा मामला चल रहा है, आपके साथ सामने वाले के साथ कुछ ऐसा मामला चल रहा है कि वो आपको बुलाएगा ही नहीं, बल्कि बस आप एक ख्याल बना लिया आपने कि अगर उसने मुझे बुला लिया तो। समझ बात आ रही है कि यहाँ पर यानी आपका किसी से झगड़ा हो गया, ठीक है, बातचीत बंद है, अब बात नहीं करेंगे आप दोनों, तो आप एक बात कह रहे हैं कि मुझसे मिलने आया, लेकिन वो आपसे मिलने आएगा नहीं, ये हकीकत है, वो आपको बुलाएगा ही नहीं, बस आप अपनी तरफ से ख्याल बना रहे हैं कि हाँ अगर उसने मुझे बुलाया। तो इस ख्याली पुलाव जिसे आप कहते हैं, इस ख्याल को बतलाने के लिए हम अपनी जुमले को सबसे पहले इफ़ कहेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे, उसके बाद कॉमा कहेंगे, उसके बाद हमारी जो बात होगी उसमें ऑक्सिलरी वर्ब में से कोई एक बना करके हम जुमला बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा तीसरा खाका हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। हमने इससे पहले क्या बताया था? आपको बताया था कि सबसे पहले हम इफ़ कहेंगे, उसके बाद हम अपनी बात प्रेजेंट टेंस में कहेंगे, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, उसके बाद सेंटेंस अपनी बात, और हमारी बात फ्यूचर में होगी, फ्यूचर सेंटेंस होगा, ठीक है, विल के साथ। इसका इस्तेमाल मैंने क्या बताया? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब कोई काम नहीं हुआ है लेकिन उसके होने का इम्कान पाया जाए, ठीक है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया? इसके बाद मैंने आपको बताया इफ़, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस था, यहाँ पर पास्ट टेंस है, इंडेफिनिट का मतलब टेंस मान लीजिए, उसके बाद कॉमा है, कॉमा है, तो पहला फ़र्क ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में था, ठीक। और उसके बाद ये आपका फ्यूचर में आएगा, फ्यूचर टेंस में, लेकिन ये वाला आपका फ्यूचर में नहीं आएगा, बल्कि मॉडल का होना ज़रूरी है। चाहे वुड हो, आप यहाँ पर विल नहीं ला सकते, या कुड हो, शुड हो, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, अपनी ज़रूरत के एतबार से यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। तो ये पहला फ़र्क हुआ दोनों में स्ट्रक्चर के नाहिए से, कि हमारी जो बात होगी पहली इसमें प्रेजेंट होम में होगी, और इसकी जो शर्तिया बात होगी, जो शर्त होगा वो पास्ट में होगा। दूसरी बात जो मशरूत है पहले वाले में वो फ्यूचर में होगा, जबकि दूसरे वाले स्ट्रक्चर का ये मॉडल के साथ बनेगा, इसमें मॉडल का होना ज़रूरी है। ये खाके के एतबार से इसका फ़र्क हुआ, और माने के एतबार से क्या फ़र्क हुआ अभी आपको समझ में आएगा। जैसे अगर आप कहें इफ़ ही कम्स टू मीट मी आई विल नॉट टॉक, अगर वो मुझसे मिलने आया तो मैं उससे बात नहीं करूंगा, ठीक, ये आपकी पहली बात हो गई। दूसरी बात अगर आप यही कहें इफ़ ही केम टू मीट मी आई वुड नॉट टॉक, इसको आप कैसे कहेंगे? अगर वो मुझसे मिलने आया तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। तो उर्दू में तो कोई फ़र्क नहीं है, उर्दू में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी में फ़र्क होगा माने के एतबार से। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर इफ़ है, ठीक है, कम्स आप देख रहे हैं प्रेजेंट में है, कॉमा लग गया, उसके बाद आई विल नॉट टॉक, ये सेंटेंस फ्यूचर में है, नेगेटिव में है, ठीक, ये पहला फ़र्क हुआ। इसका आप देखें इफ़, ठीक है,
उसके बाद ही केम टू मीट मी, आपका पास्ट इंडेफिनिट में आया हुआ है, उसके बाद आपका कॉमा लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद मॉडल के साथ आपने इस्तेमाल किया। ये फ़र्क आपको समझ में आया स्ट्रक्चर के नाहिए से। लेकिन माने के नाहिए से इफ़ ही कम्स टू मीट मी आई विल नॉट टॉक और इफ़ ही केम टू मीट मी आई विल नॉट टॉक, दोनों में क्या फ़र्क है? ये वाला जो जुमला है जिसको आपने प्रेजेंट और फ्यूचर में बनाया है, इसमें इम्कान है कि हाँ अगर उसने मुझे बुला लिया तो, अगर वो मेरे पास आ गया, मिलने मुझसे आया तो मैं बात नहीं करूँगा, इम्कान है कि वो आ जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन इस वाले में इफ़ ही केम टू मीट मी आई वुड नॉट टॉक, इसके कहने से मतलब ये होगा कि वो आएगा ही नहीं। आपको पता है क्यों नहीं आएगा? हो सकता है आपके साथ कोई मामला झगड़ा चल रहा हो, आप सबने बाइकआउट कर रखा है, तो इस वाले में उसके आने का इम्कान ही नहीं है। बस आप ऐसे ही बात कह रहे हैं कि अगर वो आया तो मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, लेकिन इस वाले में इम्कान है कि आ भी सकता है, लेकिन इस वाले में नहीं आएगा। ये फ़र्क है माने के एतबार से इंग्लिश में, ठीक है। उर्दू में कोई फ़र्क नहीं, हम हर एतबार से, हर नाहिए से दोनों में वही इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो एक बहुत बड़ी बारीकी है, आपको इसको सीखना चाहिए। लेकिन आपको इसको सीखने की ज़रूरत है ताकि अगर कोई आप ऐसी बात कहना चाहते हैं जिसमें ये सियाक पाया जाए तो आप इस चीज़ को समझते हुए इस जुमले को बनाएं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आया होगा दोनों में फ़र्क क्या है। आगे चलते हैं, अपने चौथे स्ट्रक्चर की बात करते हैं अंग्रेज़ी में। और ये जो चौथा स्ट्रक्चर है इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब माजी में कोई काम हुआ होता, यानी माजी में बीते हुए बात को बतलाने के लिए, कोई काम हो चुका या नहीं हो चुका, यानी पिछले ज़माने की बात को बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम इफ़ कहेंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आप जानते हैं, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हमारा जुमला आ जाएगा, यानी शर्तिया जुमला, मशरूत रिजल्ट। लेकिन उसमें क्या होगा? उसमें भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा, जैसे वुड हैव, ईटीसी, ठीक है। उसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर थर्ड फॉर्म की ज़रूरत है तो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म की ज़रूरत है सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी इसको आप इतना लंबा ना लें, बल्कि कॉमा के बाद आपका जो जुमला होगा उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का होना ज़रूरी है। ये भी न तो पास्ट में बनेगा, ना प्रेजेंट में बनेगा, ना फ्यूचर में बनेगा, बल्कि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का होना ज़रूरी है। ओके, ख़ास तौर पर उसमें वुड हैव लगाएंगे तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वुड हैव के साथ वो जुमला ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभी आपको समझ में आएगा। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? जब माजी में किसी, यानी माजी में अगर आपने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, यानी माजी में किसी बीते हुए काम को बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं इफ़ यू हैड स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग यू वुड हैव बीन अ गुड राइटर। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि अगर आपने शुरू से ही लिखना शुरू किया होता तो आज आप एक अच्छे कातिब होते। तो ये जो जुमला आप कह रहे हैं, यानी ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, यानी माजी की बात को आप बतला रहे हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे इफ़ यू हैड स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, कि अगर आपने शुरू से ही, इब्तिदाई से लिखना शुरू किया होता, यू वुड हैव बीन अ गुड राइटर, तो आप एक अच्छे राइटर होते। देख सकते हैं आप, इफ़ का हमने इस्तेमाल किया, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में हमारा जुमला यू हैड स्टार्टेड राइटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, ये पूरा जुमला पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद हमने कॉमा लगा दिया, स्पीकिंग में नहीं लगेगा। उसके बाद हमारा जुमला है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, यू वुड हैव बीन अ गुड राइटर। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका भी इस्तेमाल होता है। तो गोया कि जो दो स्ट्रक्चर है, पहला प्रेजेंट प्लस फ्यूचर वाला, दूसरा पास्ट परफेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब वाला, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में है। इन चीज़ों को, इन दोनों को आपको समझना होगा। बाकी अगर आप दोनों को भूल जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, लेकिन फिर भी आप ना भूलें, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ख़ास तौर पर अगर आप साइंस वाले की बात करें तो उसकी तो ज़रूरत पड़ती ही है। ठीक है, और मिसाल देखें, इफ़ वी हैड लेफ्ट द हाउस ऑन द टाइम वी वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन। इसको आप कैसे कहेंगे अंग्रेजी, उर्दू में? उर्दू में आप कहेंगे अगर हम घर से वक्त पर निकलते तो हम ट्रेन पकड़ लेते, या हमारी ट्रेन नहीं छूटती। अगर लफ्ज़ी तर्जुमा करें, वी वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन, हमारी ट्रेन नहीं छूटती, भी ठीक है, या तो हम ट्रेन पकड़ लेते। अगर आप इसको कहना चाहते हैं तो वी वुड रोड द ट्रेन, राइड रोड रिडन द ट्रेन। ओके, तो हम कहेंगे वी वुड हैव रिडन द ट्रेन, या कॉट द ट्रेन, इन ट्रेन पर चढ़ जाते या ट्रेन को पकड़ लेते। लेकिन आपने शॉर्ट में कर दिया तो हम ट्रेन पकड़ लेते, वही माना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माजी की बात को बतलाने के लिए आप ये जुमला कह रहे हैं। तो इस जुमले को कहने के लिए आप सबसे पहले इफ़ लाएंगे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट को लाएंगे, यानी जो शर्त है, यानी आपका घर से निकलना ये आपका शर्त है, तो इसको आप पास्ट परफेक्ट में कहेंगे। और ट्रेन का पकड़ना ये आपका मशरूत है, यानी घर से निकलते तभी आप ट्रेन पकड़ते हैं, उसको आप
वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ कहेंगे, खासतौर पर उसमें वुड हैव का आप इस्तेमाल करेंगे, पकड़ लेते। ओके, एक और मिसाल देखें, इफ वी हैड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट हिम, इफ वी हैड नॉट कंप्लेन अगेंस्ट हिम ही वुड हैव हार्म्ड अस। इसको तर्जुमा कैसे करेंगे उर्दू में? इसको उर्दू में हम कहेंगे, अगर हमने उसके खिलाफ शिकायत ना की होती तो हमें नुकसान पहुंचा देता। अगर हमने उसके खिलाफ शिकायत ना की होती तो हमें नुकसान पहुंचा देता। तो गोया कि इन सारी मिसालों में आप देख रहे हैं कि इन सारी मिसालों में माजी की बात को लेकर के गुफ्तगू हो रही है। और अगर आप इस स्ट्रक्चर या इस खाके पर गौर करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये खाका कितनी अहमियत का हामिल है, यानी कितना हम इसका इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में, ना। ख़ास तौर पर देखिए, अगर हम घर से निकलते तो हम ट्रेन पकड़ लेते, अगर हमने उसके खिलाफ शिकायत ना की होती तो हमें नुकसान पहुंचा देता। इस तरह के जुमले हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि अगर तुमने फ़ोन नहीं किया होता तो यार मैं उठे नहीं पाता, अच्छा क्या तुमने मुझे फ़ोन कर दिया। अगर तुमने जो है शिकायत ना की होती टीचर से तो आज हम दोनों दोस्त होते। इस तरह के जुमले बनाने के लिए आप यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, इफ़ पास्ट परफेक्ट प्लस आपका जुमला जो मशरूत होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ होगा। ख़ास तौर पर हम वहाँ पर वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, या आप कुड हैव भी ला सकते हैं, शुड हैव भी ला सकते हैं, लेकिन हैव का लाना आपके लिए बेटर होगा इस कॉन्टेक्स्ट में। कुछ लोग बगैर हैव वाले भी कुड ही इस्तेमाल कर लेते हैं, बट बेहतर होगा कुड हैव या शुड हैव भी इस्तेमाल करें। तो ये आपके पूरे खाके हुए शर्तिया जुमले के ताल्लुक से अंग्रेजी ज़ुबान में, जो कि 4 हैं कुल मिला करके। और उर्दू में कोई फ़र्क नहीं, उर्दू में सब चलता है, लेकिन अंग्रेज़ी में जो फ़र्क है उनका हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ओके, तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ा? आज के सबक में जो हमारी गुफ्तगू हुई वो कंडीशनल सेंटेंसेस को लेकर के हुई, और मैंने बताया कंडीशनल सेंटेंसेस किसे कहते हैं, उर्दू में उसको शर्तिया जुमले कहते हैं। शर्तिया जुमले किसे कहते हैं? शर्तिया जुमले कहते हैं उन जुमलों को जिनमें किसी काम का होना दूसरे काम पर मुनसिर हो, किसी एक काम पर मुनसिर हो, ठीक है, यानी कोई एक काम होगा तो दूसरा काम होगा। और मैंने बताया कि इसकी तारीफ से ये अंदाज़ा होता है या पता चलता है कि इसमें कुल 2 हिस्से होंगे, ठीक है। मिसाल देखें आप, अगर मैं दिल्ली आया तो आपसे ज़रूर मिलूंगा, इसमें दिल्ली आना एक काम हुआ और मिलना दूसरा काम हुआ, तो गोया कि इसके 2 हिस्से हुए, और इन दोनों हिस्सों के अपने अलग अलग नाम हैं, जिसमें से पहले को हम शर्त कहते हैं। और शर्त किसे कहते हैं? जिस पर कोई काम मुनसिर हो, जैसे कि अगर मैं दिल्ली आया, इस पर कोई काम मुनसिर है क्या? मेरा मिलना आपसे, ठीक है, ये आपका मशरूत हो गया। जो काम मुनसिर हो किसी पर, यानी जिस किसी काम के होने पे जब कोई काम हो तो जो काम होता है उसको हम मशरूत का नाम देते हैं कायदे के नाहिए से। ओके, और आगे हमने आपको बताया इसकी कुल 4 खाके हैं, कुल 4 स्ट्रक्चर हैं शर्तिया जुमले कहने के अंग्रेजी में, जिसमें से पहला है, सबसे पहले हम इफ़ कहेंगे, उसके बाद हम कहेंगे अपनी बात प्रेजेंट टेंस में, उसके बाद कॉमा मान ले या ना माने फिर भी चलेगा, लेकिन लिखने में ज़रूरी होगा। तो प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट, यानी हमारी दोनों बातें इफ़ के बाद वाली दोनों प्रेजेंट में होंगी। और इस खाके का इस्तेमाल हम कब करते हैं? इस खाके का इस्तेमाल हम हकीकत बयानी के लिए करते हैं, कोई हकीकत बयान कर रहे हो आप, और दूसरा इसका इस्तेमाल हम साइंस से मुतालिक कोई बात कर रहे होते हैं उसको बयान करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो अगला स्ट्रक्चर था वो था सबसे पहले इफ़, उसके बाद प्रेजेंट टेंस, उसके बाद फ्यूचर टेंस, यानी पहला प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर टेंस। और इस खाके का इस्तेमाल हम कब करते हैं? इस खाके का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब कोई काम ना हुआ हो बल्कि किसी काम के होने का इम्कान हो, यानी काम ना हुआ हो तो उसको बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और हमने आपको यहाँ पर बताया कि गरचे उर्दू में तर्जुमा हम करते हैं, अगर आपने मुझे 10,000 रुपये दिए, गरचे हम इसका तर्जुमा करते हैं इफ़ यू गिव मी, लेकिन अगर कोई ऐसा काम है जिसके होने का इम्कान है तो हमारे लिए ज़रूरी होगा किसको हम प्रेजेंट ही में कहें अंग्रेज़ी में, ठीक है, प्रेजेंट में कहेंगे, पास्ट में नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आप इसको कहेंगे इफ़ आई एम नॉट इन्वाइटेड इन हिज वलीमा आई विल नॉट गो, या आप कह सकते हैं इफ़ ही गिव मी, इफ़ ही गिव्स मी, अगर आप इसका लिहाज करें जो यहाँ पर मैंने उर्दू में लिखा है, ये मिसाल मैंने अंग्रेज़ी में दूसरी दे रखी है, अगर आप इसका लिहाज करते हुए कहें तो आप कहेंगे इफ़ ही गिव्स मी 10,000 रुपीज़, ठीक है। गिव्स यानी आपको इसको प्रेजेंट में कहेंगे, ना कि आप इसको पास्ट टेंस में कहेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, अब जैसे कि अगर मुझे वलीमे की दावत नहीं दी गई तो मैं नहीं जाऊँगा, इसका तर्जुमा होगा। आप इसको कह सकते हैं अगर मुझे वलीमे की दावत नहीं दी जाती है तो मैं नहीं जाऊँगा। ओके, आगे हमने आपको बताया तीसरा खाका, और इस खाके में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम इफ़ कहेंगे, उसके बाद हम अपनी बात को पास्ट इंडेफिनिट में कहेंगे, उसके बाद कॉमा लगा देंगे अगर लिख रहे हैं तो, स्पीकिंग में तो नहीं, और उसके बाद हम अपनी जो बात कहेंगे जो मशरूत है उसको हम मॉडल के साथ यानी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ ही कहेंगे।
इसको आप विल के साथ नहीं कह सकते, ओके, वरना हमारा कहना गलत होगा। अगरचे स्पीकिंग में चल जाएगा बट रिटन में आपका गलत हो जाएगा, ओके। इस खाके का इस्तेमाल कब करते हैं? मैंने बताया इस खाके का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम किसी ख्याली चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, बस हम बात कर रहे हैं उसका ना होना मुमकिन हो, यानी होगा ही नहीं हम जानते हैं, फिर भी हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा। तो इस माने को बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई कहे कि अगर मैं पीएम बन गया तो मैं ये कर दूंगा, हालांकि एक ऐसा इंसान कह रहा है जो कभी पीएम बन ही नहीं सकता, आम इंसान है जिसको सियासत में दिलचस्पी ही नहीं है। अगर कोई ऐसी बात कह रहा है कि अगर मैं पीएम बना तो मैं ऐसा करूंगा, तो घर से उर्दू में कोई फर्क नहीं पाएगा, लेकिन अंग्रेजी में कहते हुए आप यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, क्योंकि एक ऐसा आदमी कह रहा है जो पीएम बन ही नहीं सकता है, फिर भी वो ऐसी बात कर रहा है, गोया कि उसका ख्याल है, उसका तस्वुर है, उसका इमेजिनेशन है, ठीक है। तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस के साथ अपनी बात कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आगे हमने आपको बताया कि इफ प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर और इसके अलावा प्लस पास्ट प्लस सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब के साथ सेंटेंस, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो पहला फ़र्क मैंने बताया कि ये आपका शर्तिया जुमला इसमें प्रेजेंट में है, इसमें पास्ट में है, और इसका जो मशरूत है फ्यूचर में है, और इसका मॉडल के साथ है। ये स्ट्रक्चर के नाए से मैंने फ़र्क बताया था आपको। तो दूसरा फ़र्क इसके माने के नाए से होगा। अगर से उर्दू में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें जो आप ही कम्स टू मीट मी आई विल नॉट टॉक, इसका जो माना निकल कर आया है, इसका माना होगा कि इसका इम्कान है कि आ जाए वो मिलने, ठीक है। लेकिन इफ़ ही केम टू मीट मी आई वुड नॉट टॉक, अगर ये जुमला कोई कह रहा है तो इसका मतलब ये कि वो नहीं आएगा, ये पक्का है, बस वो ख्याली पुलाव बना रहा है। जैसे कि कोई कहे कि अगर मैं पीएम बना तो मैं ये करूँगा, ठीक है, वो पीएम नहीं बन सकता है, ठीक है, लेकिन वो बस उसका ख्याल है, ऐसे ही सोच रहा है, ऑल फॉल बक रहा है। तो ये फ़र्क है दोनों में। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे हमने आपको बताया था खाका नंबर 4, और इसका मैंने बताया था इसका स्ट्रक्चर जो है वो सबसे पहले हम इफ़ कहते हैं, उसके बाद हमारी बात पास्ट परफेक्ट में होगी। पास्ट परफेक्ट इससे पहले मैंने बताया था पास्ट इंडेफिनिट में था वो, तो ये पास्ट परफेक्ट में होगा हैड के साथ। उसके बाद हमारी जो बात होगी वो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ होगी, खासतौर पर उसमें जो भी मॉडल लाएंगे हैव के साथ लाएंगे। कुछ लोग बगैर हैव के भी इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी है, बेहतर है कि हम वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, ठीक है, नीड हैव, जो भी आप लाना चाहें, नीडेड हैव, ठीक है, इन सब के साथ हम नीड हैव, इन सब के साथ हम अपना जुमला बनाएंगे। तो गर्चे ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसको आपको इतना लंबा चौड़ा मैंने इसको फैला दिया, इसमें भी फैलाएं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग सब कुछ आएगा। तो इसको मैंने फैला कर लिख दिया समझने के लिए। इसका मतलब हमारा जो जुमला होगा या मशरूत जो है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब होगा और उसमें हैव का होना बेहतर है। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम माजी के किसी काम को बतलाना चाह रहे हो कि अगर आपने मेहनत की होती तो आज आप इतना कमा रहे होती, अगर मैं उस इम्तिहान में पास हो गया होता, अगर मेरा JRF निकल गया होता तो आज मैं PhD कर रहा होता इस यूनिवर्सिटी से। इस तरह का माना अदा करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ओके गाइज, तो यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते। ओके गाइज, तो अब हम आगे चलते हैं अपने सबक में, और अब हम अपना लेंगे होमवर्क, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो हमारा जो सबसे पहला होमवर्क है वो है, इसका आपको उर्दू में तर्जुमा करना होगा, और मैंने आपको अंग्रेज़ी में जुमले दे रखे, जिसमें से पहला हमारा जुमला है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव गॉटन फुल मार्क्स ऑन द टेस्ट या इन द टेस्ट। ठीक, इफ़ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू द ऑफिस टुडे। इफ़ यू हैडंट लाइड टू देम बिफोर दे वुड हैव बिलीव्ड यू। हमारा अगला जुमला है, इफ़ यू गेट 2 into 2 you get 4। प्रेजेंट, राइट। If he became a class representative this year, he would do better for the class। क्लास रिप्रेजेंटेटिव आप उसको बोलते हैं मॉनिटर, जिसे कहते हैं हम उर्दू वाले मॉनिटर, जो कि खुद इंग्लिश वर्ड है, लेकिन क्लास रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, मॉनिटर ही बोलते हैं उर्दू में। ओके, अगला जुमला है, इफ़ आई हैड नॉन यू वर अनवेल यस्टरडे आई वुड हैव कम टू मीट यू। अनवेल मतलब बीमार या ठीक ना होना, या आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। If he is not invited to the program, he will not come। ठीक, if you had invited him for your help, they could have helped you। If Rehan came to New Delhi alone, I would give him an iPhone। हो सकता है कोई सी बात चल रही हो जिसमें मतलब वो आ ही नहीं सकता अकेले, छोटा बच्चा है बिल्कुल, या बहुत डरपोक, इस तरह का जो भी आप सेंस लेना चाहें, यहाँ पर ये माना है। If you give me your email ID या email, I will send you the details of the task। ठीक है, तो कुल आपके 10 जुमले हैं, इनको आपको उर्दू में तर्जुमा करना है। आगे चलते हैं और हम चंद जुमले उर्दू में लेते हैं जिनका हमें अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना होगा, जिसमें से पहला हमारा जुमला है, अगर तुमने मुझे दोबारा मैसेज किया
तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में एक कंप्लेन या शिकायत कर दूंगी। ओके, उसके बाद हमारा अगला जुमला है 10 में से 6 घटाने पर कितना मिलता है। हमारा अगला जुमला है अगर तुम थोड़ा पहले घर से निकलते तो तुम्हारी फ्लाइट ना छूटती। हमारा अगला जुमला है अगर मेरा भाई सरकारी नौकरी पा जाए तो मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाऊंगा। ये एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें यानी नहीं पा सकता क्योंकि पढ़ा लिखा है, इसके पास डिग्री ही नहीं है। ठीक है, ये इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर के आप इसको बनाएंगे। ठीक है, तो गोया कि ये नामुमकिन सी चीज़ है, बस ख्याली पुलाव बना रहा कोई। उसके बाद है जाहिद अगर राशिद का फ़ोन दोबारा आया तो मुझे ख़बर करना, मैं उसकी खैरियत लूँगा। यहाँ पर खैरियत लेने का मतलब क्या होगा, डांटने के माने में होगा। ठीक है, यानी आई विल नॉट आस्क हिम अबाउट हिज हेल्थ, यानी आई विल वार्न हिम, आप कह सकते हैं खैरियत लेना, आई विल वार्न हिम या आई विल टेल हिम समथिंग हार्ड लाइक दैट। ओके, आई विल टॉक हिम हार्शली, यहाँ पर खैरियत लेने का मतलब डांटने के माने में है। अगर कल तुमने मेरी मदद की होती तो आज मैं तुम्हारे काम आता। अगर तुम मेरी बातों पर अमल करते तो आज खुद पर अफसोस ना कर रहे होते बाबू। अगर मैं इस मुल्क का वजीर आज़म बना तो सबसे पहले खाने पीने की चीज़ों की कीमत कम करूँगा। यहाँ पर अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि कोई ऐसा इंसान कह रहा है जो नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता, तो आप उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान कह रहा है, मान लीजिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं पीएम बन गया, तो जाहिर सी बात है इम्कान है, बन सकता है बंदा, तो इसको आप उसके हिसाब से ही बनाएंगे। लेकिन कोई अगर कोई गाँव का कोई छोटा मोटा आदमी कहे तो आप उसके हिसाब से उसको बनाएंगे। ओके, यानी आपको इसमें तय करना है कि किस कॉन्टेक्स्ट को लेकर के आप इसको बना रहे हैं। हमारा अगला जुमला है अगर इसने दोबारा मुझसे करीब होने की कोशिश की तो मैं उसको नहीं बख्शूंगा। करीब होने का मतलब कम टू क्लोज। ओके, कम टू क्लोज, करीब होना। अलीशा अगर तुमने दोबारा पंखा चालू किया तो मैं तुम्हें कमरे से बाहर कर दूंगी। समझे? पर समझे का मतलब ऐसे मुत्तक तौर पर, समझी अगर कहे तो अच्छा नहीं लग रहा, समझे समझ में आया के माने में भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग एहतमाल कर सकते हैं कि यहाँ पर मुअन्नस से तो आपने समझे क्यों कहा, मैंने मुतलक तौर पर ऐसे कह दिया है। समझी भी औरतों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समझी इस्तेमाल होगा, आप इसको समझ में आए भी कर सकते हैं। मैंने मुतलक तौर पर ऐसे बोल दिया, समझे जुमला इस्तेमाल होता है इस तौर पर। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आपको करना क्या है। और देखिए कि कितना मुश्किल लफ्ज़, कितना मुश्किल जुमले लग रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप एक बार ज़रूर हमारी किताब से इनके स्ट्रक्चर को पढ़ें और इनकी मिसालों को पढ़ें, समझें और फिर हल करें, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। एक बड़ी कामयाबी आपको मिली है ये सबक पूरा करने से कि आपको इतने मुश्किल जुमले बनाने आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर होमवर्क करेंगे, हमारी किताब से इनको पढ़ेंगे और मुकम्मल तौर पर आप इस्तिफ़ादा करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो इन्हीं चंद कलिमात के साथ हमारा आज का सबक मुकम्मल हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा इंशाअल्लाह। अब हम आपसे रुखसत होते हैं, इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।